बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सरी। नाज़िर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुआत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला यकीनी बनाएं, आवाम के ताउन से कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। तो दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब की सजा के खिलाफ अपीलों को बहाल कर दिया है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल रोकने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आज नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है, उनकी अपीलें बहाल हो गई है। क्या कहेंगे आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से? अपीलें बहाल हो गई हैं और अब जाहिर है कि ये मुकदमा दोबारा चलेगा और ये मेरा ख्याल है कि कोई इसको अगले महीने नवंबर में कहीं ये कोई हतमी शक्ल लेगा अपनी। सही। और उसमें जाहिर है कि वो इधर ही है। नैब की तरफ से कहा गया कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। नैब जो है वो बस एक नैब है तो उनकी तरफ से कहा गया कि हमें इनकी गिरफ्तारी नहीं चाहिए। मुकदमा दोबारा चलेगा, ट्रायल होगा, फिर वो आके उसमें नैब की तरफ से शायद मेरे ख्याल से कोई बात ना की जाए अब, तो फिर वो उसमें बरीयत हो जाए। और इसी दौरान लेकिन दूसरा जो मामला है वो नाहलियत वाला मामला अपनी जगह पे है कि वो 5 साल या वो मतलब वो एक इशू ऐसा है, उसको भी मेरे ख्याल से शायद चैलेंज करेंगे मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं। उसका क्या करना है या उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है क्या। तो जो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ और अब तो ये बात बिल्कुल कि नवाज शरीफ साहब को एज अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पे उनको देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होंगे अगर ये उनके मामलात अदालत के ये जो कानूनी मसाइल हैं ये निबट जाते हैं नवंबर तक। और वो जाहिर सी बात है कि ज़ीरो रिस्क जब उनको पता चला कि बिल्कुल है, उनको इंडिकेटर्स आए तो फिर वो आए मुल्क में। और साथ ही इसके और जो बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरह से जाती हैं। आज अली मोहम्मद खान साहब की और असद कैसर साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात वैसे तो सलाम दुआ की हद तक उसमें बात नहीं हुई, लेकिन यह है कि जो यहाँ पे ज़राए हैं उनका कहना ये है कि अभी आप देखें कि कहाँ से सियासत जाती है कि तहरीक इंसाफ और जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान केपी में कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद हो सकता है। सही। और इसी तरह से अब ये बड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन बहरहाल जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। तो ये जो है ये मैंने सिर्फ इतना चेक किया कि ये मुलाकात क्या चेयरमैन की मर्जी से हुई है, चेयरमैन पीटीआई की, तो पता चला कि उनकी तरफ से उनकी मर्जी से हुई, उनकी रजामंदी से हुई। तो और उनका भी मैसेज वगैरह जो है वो मौलाना साहब के ज़राए का कहना ये है कि उनका भी सलाम वगैरह पहुँचाया गया। अच्छा, तो ये इलेक्टोरल अलायंसेस अब किस तरफ जाते हैं, क्या किस तरह से होता है, क्या होता है? खिचड़ी सी तो एक सियासी बनी हुई है। पहले असल में इसको देखें आने वाले दिनों में सियासत क्या रंग लेती है। पहले 1990 से अगर हम देखें ना, 1990 के इलेक्शन से देखें या हम इवन 88 के इलेक्शन से भी देख लें, तो उस वक्त एक तस्वीर ये होता था कि एक किंग्स पार्टी होती थी और एक प्रॉपर जो है वो किंग्स पार्टी एक ही होती थी ना, उसके बाकी साथ उसके पहिए वही जोड़ के उसको बना दिया जाता था और बाकी जो है वो प्रॉपर अपोजिशन होती थी। लेकिन बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला भी तय होते थे, तो एक गिरी हुकूमत दूसरी आ गई, दूसरी गिरी, इस तरह होता था। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि वो प्रॉपर अपोजिशन भी हुई है इस मुल्क में, मतलब जैसे भुट्टो साहब के खिलाफ प्रॉपर अपोजिशन खड़ी हुई थी। और इसी तरह से अगर आप बेनज़ीर भुट्टो साहब हुकूमत में थी, लेकिन यह है कि उनकी पार्टी किंग्स पार्टी नहीं थी। 88 में किंग्स पार्टी तो आई थी। तो ये एक चलता रहा है सिलसिला। जैसे मुशर्रफ साहब जो है उनकी पार्टी को किंग्स पार्टी कहा गया, लेकिन ये है कि मद्दे मुकाबिल जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौजूद थे, तो उनको तो किसी ने किंग्स पार्टी, वो प्रॉपर अपोजिशन हो, बल्कि एमए में बड़ी उस वक्त स्ट्रांग थी। इस बार ऐसा लगता है कि वो सारी किंग्स पार्टियाँ ही हैं, तो आपस में इलेक्शन में कौन किसके सामने खड़ा होगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो बस ऐसे ही होगा बस। मतलब अभी तो पीडीएम की हुकूमत गई है, तो वो पीडीएम की हुकूमत में आपस में इलेक्शन होगा, उसमें कहीं वो मतलब इसका क्या रंग रूप निकलता है उससे तजिया देंगे। इधर ही कहीं अपोजिशन होगी, इधर ही कहीं हुकूमत होगी, इधर ही कहीं अलायंसेज होंगे, इधर ही बस होगा सारा कुछ। तो ये जो है ये ज़राए का ये कहना है, जो यहाँ के ईवान हैं उनका ये कहना है। लेकिन
मैं अभी तक इस नक्शे से मुत्तफिक नहीं हूँ। सही। ठीक है, मैं इसमें कोई वेरिएबल्स भी देख रहा हूँ। हो सकता है ये सारे मामला इस तरह से ना चलें जिस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं, हो सकता है चलें, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस तरह से ना चलें जिस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये कि मतलब इसमें अभी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इलेक्शन की तारीख गालिबन 28 जनवरी के ऊपर बात कर रही है निगरान हुकूमत, और तो बिल्कुल तय किया हुआ है कि इलेक्शन को आगे नहीं लेके जाना। इलेक्शन कमीशन ने भी आज बात की उसकी, लेकिन ये है कि अलायंसेस कैसे बनेंगे, कौन कैसे खड़ा होगा, क्या, ये अभी इसमें काफ़ी वेरिएबल्स हैं। अच्छा, तो दूसरी जो बात है वो ये है कि खत्ते के और दुनिया के हालात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को आगे आने वाले अरसे के लिए तय करेंगे। और दो तीन वाक़यात ऐसे हैं जो इस वक्त बड़े अहम ज़हूर पज़ीर हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, ये कनेक्टिविटी की दुनिया है तो इर्द गिर्द ही हो गए। अब तो वो दौर नहीं है कि जी वो घोड़ों पे या ऊँटों पे बैठ के जाते थे। व्हाट्सएप का दौर है, स्काइप का दौर है, तो फ़ौरन आप कहीं भी हो दुनिया में, तो कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी दुनिया ही आपस में जुड़ी हुई है। इसमें दो तीन बातें अहम हैं। पहली बात तो ये है कि कल पिछले 24 घंटों में ये अक़वाम मुत्तहिदा में 2 करारदादें पेश हुई और दोनों आपस में टकराई और एक दूसरे, इन दोनों ही फेल हो गई। एक तो जो है वो अमेरिका की तरफ से आई और वो जो है वो रशिया ने और चाइना ने वीटो कर दिया उसको। उसमें ये था कि उसमें पॉज का लफ्ज़ था, यानी सीज़ फायर नहीं था। उसमें यह था कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज दे दिया जाए कुछ देर के लिए, और इसराइल को जो है वो राइट ऑफ डिफेंस है अपना, और वो तो ये जो करारदाद थी ये वीटो कर दी इन्होंने, रशिया ने और चाइना ने, वो पास नहीं हो सकी। और रशिया की जो करारदाद थी उस करारदाद के लिए मतलूबा वोट ही नहीं थे वहाँ पे, मतलब जो जितने वोट चाहिए होते हैं उतने वोट उसमें नहीं थे। रशिया की जो करारदाद थी वो बिल्कुल सख्त थी कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत में, और उसमें मज़म्मत की गई थी इसराइल की। अच्छा, अब लेकिन इसमें दो तीन बातें। एक तो यह है कि अभी हमास की तरफ से कहा गया है, दो तीन बातें ये हमास के हवाले से और इसराइल के हवाले से। पहली बात तो ये कि ज़मीनी हमला तो नहीं हो पा रहा ना, ज़मीनी हमला तो अमेरिकन ने होल्ड किया हुआ है, और ये बात अब हम सबको पता है कि उन्होंने इसराइल को कहा हुआ है कि आपने ज़मीनी हमला नहीं करना। लेकिन इसराइल ने, ज़ाहिर है कि नेतन्याहू जो हैं उन्होंने अपने लोगों को भी कुछ बताना है, तो उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए जो है वो गए अंदर टैंक लेके शुमाली गजा में और वापस आ गए फ़ौरन वापस। तो एक छोटी सी उन्होंने एक अटैम्प्ट किया, तस्वीरें उतारी यहाँ से और बाहर आ गए, टैंक निकल गए अंदर, गजा में वापस आ गए, शुमाली गजा में जो इलाका बर्बाद हो चुका है और ख़ाली हो चुका है। तो वो वहाँ जाके वो वापस आ गए। तो उन्होंने फिर साथ ही ये कहा कि ये जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं और बस हमें इंतज़ार हो रहा है। बाइडन जो है वो उन्होंने रोका हुआ है, और जब वो कहेंगे तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। लेकिन दो शख्सियात जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में ऐसी मौजूद हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग है उनका मौजूद होना। एक तो वांग यी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा चाइना के, वो अमेरिका पहुँच गए हैं। अच्छा, वो 26 से लेके 28 तारीख तक अमेरिका में रहेंगे। अब चाइना के वज़ीर ख़ारजा का इस वक्त अमेरिका में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उनकी वो जो मेज़बान है वहाँ पे, अगर हम उनके स्टेट डिपार्टमेंट का देखें अलामिया, तो वो मेज़बान हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन के, और साथ ही उनकी कल मुलाकात मुमकिन है जुम्मे के रोज़। उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, ये नहीं, इसको हटा दीजिएगा प्लीज़। उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ एक मुलाकात को, यानी वांग यी की मुलाकात को। अच्छा, इस दौरान जो है यानी चाइना के वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में है और एक और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना का तो समझ में आ गया जी। ये आपको पता है ना कि पिछले दिनों हमास के लीडर और इस्लामिक जिहाद के लीडर और हिज़्बुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह उनके साथ, और फिर सीरिया और फिर इराक़, यहाँ पे तमाम जो है वो मुलाकातें की थी अमीर अब्दुल्लाहियान ने, जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी अमेरिका में है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में है, और वो वहाँ पे उनका कहना यह है कि मैं अक़वाम मुत्तहिदा
कि जो वहाँ पे मुख्तलिफ इजलास और मीटिंग्स हो रही हैं सारी, उनमें शिरकत के लिए, तो वो भी इस वक्त अमेरिका में है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका में होना और चाइना के वज़ीर ख़ारजा का भी अमेरिका में होना। तो ये दो जो हैं ये मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग हैं बातें। और इस दौरान जो है वो पहली दफ़ा सदर बाइडेन ने कल ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म हैं एंथोनी अल्बनीज़, उनके साथ मुलाकात की वाइट हाउस। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 30 साल के बाद किसी अमरीकी सदर ने यह कहा है, 30 सालों के बाद पब्लिकली, कि मसले फ़लस्तीन का हल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सूरत है। यानी दो रियासती, जब तक आज़ाद फ़लस्तीन, यानी टू स्टेट सोल्यूशन, मैंने किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से ये कोई 30 साल के बाद सुना है पब्लिकली। अब इसको जो इनके साथ जब ये मिल रहे थे, अब उसकी जो प्रेस स्टेटमेंट आई उसको अगर देखें, 2-3 बातें उसमें बड़ी अजीब सी बातें हैं। एक तो प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। हम दिखा दें अगर वो स्टेट जो उनकी प्रेस रिलीज है जिसको पहले दिखाया था, तो वो अगर एक तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये जो है इट ऑल्सो मीन्स, ये प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं कि व्हेन दिस क्राइसिस इज ओवर देयर हैज टू बी अ विजन ऑफ व्हाट कम्स नेक्स्ट एंड आवर व्यू इट इज टू बी अ 2 स्टेट सोल्यूशन। ये प्रेसिडेंट बाइडेन कह रहे हैं। इट मीन्स अ कंसंट्रेटेड effort from all parties, Israelis, Palestinians, regional partners, global leaders, so to put us on a path towards peace. यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात जो है प्रेसिडेंट बाइडेन ने की है पहली दफा 30 सालों में कहीं। दूसरी आगे जुमला सुने, वो ये कहते हैं, एंड वन मोर वर्ड ऑन दिस, आई कंटिन्यू टू बी अलार्म्ड अबाउट एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स अटैकिंग पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक। वो यानी इन्होंने बस यहूदी नहीं कहा या इसराइली नहीं कहा, बाकी एक्सट्रीमिस्ट सेटलर जो कि मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पे हमला कर रहे हैं। pouring gasoline on fire is what it's like, ठीक है, जलती पर तेल के काम डाल रहे हैं। दिस वॉज द डील, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के अल्फाज हैं जो व्हाइट हाउस के एलामिया में भी आए। द डील वॉज मेड एंड दे आर अटैकिंग पैलेस्टीनियंस इन प्लेसेस दे आर एंटाइटल्ड टू बी। जब तय हो चुका था ओस्लो मुआहदे में या उससे पहले कि ये फलस्तीनी इलाके हैं तो कैसे हमले कर रहे हैं, इट हैज टू स्टॉप, दे हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड इट हैज टू स्टॉप नाउ। ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन एक तवील अरसे के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी ने यहां तक बात भी की हो, लेकिन दुनिया के हालात कुछ इस तरह से इस वक्त उथल पुथल हो रहे हैं सारे, कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यू टर्न मारा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने अपनी बातों में बहुत ज़्यादा हैरान कुन लचक, यानी वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि बाइडेन, थर्ड स्लाइड जो है, बाइडेन शिफ्टिंग टोन स्ट्रेस नीड फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट आफ्टर वॉर। अच्छा, यानी फलस्तीनी रियासत की बात कर रहे हैं और टोन चेंज हो गई है बाइडेन की। और उसके बाद जो है वो एसोसिएटेड प्रेस कह रहा है कि बाइडेन कंडेम्स रिटेलिटरी अटैक्स बाय इजरायली सेटलर्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन द वेस्ट बैंक। यानी इतने अरसे से वो मारते थे, वो इमारतें बना के बैठे हुए, उस वक्त नहीं ख्याल आया। अब जनाब दुनिया के हालात जरा बदल रहे हैं, अब फिर इसको इसराइली मीडिया ने उठा लिया। ये हाथ कह रहा है कि बाइडेन सेज 2 स्टेट सोल्यूशन मस्ट फॉलो इजराइल हमास वॉर, स्लैम्स एक्सट्रीमिस्ट वेस्ट बैंक सेटलर्स। देखें, अब ये जो है ये कोई ऐसी बात है कि मैंने कम से कम बहुत अरसे में ये बात नहीं सुनी, ना इस वक्त तवक्को थी और ना ये बात इस वक्त, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बात जो है वो, अच्छा CNBC पर क्या कह रहा है, 8 स्लाइड को देख लें, वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ बनी हुई पूरी दुनिया में कि बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल हमास वॉर मस्ट एंड विद विजन फॉर अ 2 स्टेट सोल्यूशन, इसको ख़त्म होना होके और साथ ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हमें बढ़ जाना चाहिए। और नेतन्याहू क्या कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इसराइल को कि आफ्टर द वॉर एवरीवन विल हैव टू आंसर फॉर फेलियर्स इंक्लूडिंग मी। मुझे भी जो है वो जवाब देना चाहिए कि हम कैसे फेल हुए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और इसके दौरान जो है वो शहादतें तो बहुत हुई हैं,
ठीक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का न्यूयॉर्क में होना, इसके ऊपर काफ़ी एक इशू खड़ा किया है लोगों ने कि उनको वीज़ा कैसे दिया अमेरिका ने और कैसे आने दिया अपनी सरजमीन, ये वो भी मौजूद हैं। सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं और 9 अरब मुल्कों ने सख्ती से मजम्मत की है इसराइल की आज एक दोबारा मुश्तरका एलामिया में। टर्की पहले स्टैंड ले चुका है, पाकिस्तान का बिल्कुल वाज़ेह स्टैंड है। पाकिस्तान का असल में स्टैंड बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है, 2 स्टेट सोल्यूशन, और ये इसको कंप्लीट सीज फायर और ये कि ह्यूमैनिटेरियन एड को आप अलाउ करें और इसको जो भी अकाउंटेबल लोग हैं उनको पकड़ के देखा जाए कि कैसे आपने 7,000 लोग शहीद कर दिए वहाँ पे। अल जज़ीरा के जो ब्यूरो चीफ थे गज़ा में, उनको उस पर अपना खबर दे रहे थे जब उनको पता चला कि उनकी फैमिली को शहीद कर दिया, और वो जो हैं ये बड़े पॉपुलर पूरी दुनिया में, तो बड़े पॉपुलर मतलब ये गज़ा में ही रहे बड़े साल तक, तो वहीं से इनको टीवी पे जब भी हमने देखा है तो ये गज़ा से ये रिपोर्टिंग कर रहे होते थे, इनकी पूरी फैमिली शहीद कर दी। अच्छा, अब इसमें 2 बातें बड़ी अहम, एक तो ये है, ज़रा इसको रखते हैं ना ज़रा भी साइड पे। दूसरा वाक़या एक और बहुत बड़ा हुआ है, बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ है। वो वाक़या ये हुआ है और मुझे इसके ऊपर बड़ी हैरत भी है कि ये इस वक्त इसमें ये क्यों जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, वो चूँकि ये बात कोई नई नहीं है, ये बात कोई 1 साल पुरानी है, साल से भी ज़्यादा हो गया इस बात को, वो इसमें डिप्लोमेटिकली इसमें क्यों फेल हुए और क्यों इसमें इन्होंने बाकी दुनिया को भी कन्विंस नहीं किया। इनके 8 लोग जो हैं, ये असल में हुआ ये था कि कतर ने कोई 2017 में इटली के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, सही, इटालियंस के साथ, और वो डिफेंस पैक्ट ये था कि जी हम एक बिल्कुल जदीद सबमेरीन्स बनाएंगे और सबमेरीन्स ऐसी होंगी जो कि स्टेल्थ सबमेरीन्स होंगी, यानी वो जब सफ़र करेंगे पानी के नीचे, जब वो सफ़र करेंगी तो वो उनका पता नहीं चले। ये लेटेस्ट जो फ्लीट है सबमेरीन्स की, तो वो इटालियंस के साथ उन्होंने मुआहदा कर लिया। तो उनको जाहिर है कि एक्सपर्ट्स चाहिए थे, उन्होंने सारी दुनिया से हायर की, तो उसमें इंडिया से भी जो है वो लोग गए, उनके जो नेवल उनके ऑफिसर्स वगैरह थे, और उन्होंने वहाँ जाके जो है वो ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे ये डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के नाम से जो फर्म है, उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद उसमें इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और उसमें बहुत उनके, यानी आप समझें कि डेकोरेटेड ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स डेकोरेटेड इंडिया के थे, ख़ास तौर पे जो कमांडर तिवारी। अच्छा, कमांडर जो तिवारी हैं, इनको वहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड जो दिया जा सकता है किसी भारत से बाहर मौजूद भारतीय को, तो वो इनको दिया गया। और ये जो है ये अगर हम कतर ट्रिब्यून 15वीं स्लाइड हम देखें तो इंडियन एक्सपर्ट रिसीव्ड ये प्राविसी परतारिया समन, ये जो अवार्ड है ये कमांडर तिवारी को दिया गया दोहा में। अच्छा, और फिर उसके बाद ये गल्फ टाइम्स में भी ये 2019 को ये खबर बड़ी हाईलाइट हुई, क्योंकि ये इंडियन अवार्ड विनर जो है फैसिलिटेटेड जो वापस आए, दोहा में दिया गया, फिर जो वापस इंडिया आए 2019 में ही, तो इनको इंडिया में भी फिर इनकी बहुत ज़्यादा इनकी आवभगत हुई, और वहाँ पर जो है वो मेजर जनरल खालिद उतैबी भी मौजूद थे, फॉर्मर हेड ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन। जब ये तकरीब हुई, ये हुई भारतीय सफारत खाने में दोहा में। अब जनाब पिछले साल क्या हुआ कि अचानक रात के वक्त ये जो नेवल ऑफिसर्स थे, इन नेवल ऑफिसर्स के घरों पे पड़े छापे, और छापे मारे कतर की इंटेलिजेंस सर्विस ने, और पता ही चला कि जनाब ये जो कतर की ये जो सबमेरीन्स का जो सेंसिटिव काम हो रहा था, उसकी इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे इंडिया को और इसराइल को। इंडिया को और इसराइल को पास कर रहे थे ये कमांडर्स। उसके बाद ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। अच्छा, पास कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से पकड़े गए, यानी स्काइप, व्हाट्सएप या इस तरह के और जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कि मॉनिटर होती हैं, उस पर ये बात कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उस पर ये गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने के बाद इनको जो है वो
इन पे मुकदमा चला, यहाँ से डिप्लोमेट्स इंडिया से गए, उधर से बात होती रही, ये होता रहा, वो होता रहा, काउंसलर एक्सेस दी गई, ये सारा। आज इनको सजाए मौत सुना दी गई है कतर में। यानी इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स को सजाए मौत सुना दी गई है। एक इसमें ये जो कंपनी थी, इस कंपनी के सीईओ, ये ओमान के ओनर्स थे, वो शायद उनको भी गिरफ्तार किया था, उनको रिहा कर दिया गया है, उन पे साबित नहीं हुआ इल्ज़ाम। एक और कोई ऑफिसर थे, कोई मिलिट्री के साबिक ऑफिसर, उनको मुझे नहीं पता कि सज़ा दी गई है या उनको रिहा कर दिया गया है। लेकिन ये जो 8 लोग हैं, इनको कतर में इसराइल के लिए, कतर में इसराइल और इंडिया के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुना दी गई है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। अभी तो ये कनाडा का पलड़ा नहीं ख़त्म हुआ कि वहाँ पर पहले क्या होता रहा है, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि अच्छा सर्विंग ऑफिसर्स, सर्विंग डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। अब ये जो एक इशू है, ये एक इशू ऐसा है जो कि यानी मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि इसको इंडिया कैसे टैकल करेगा। और इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या कोशिश नहीं की, या बात नहीं की, या अनएक्सपेक्टेड था, या क्या था। लेकिन अगर हम इंडियन मीडिया अगर आज हम देखें तो इंडियन मीडिया मुख्तलिफ अगर हम दिखा सकें, मेरे पास नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि जैसे हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, जो 11वीं स्लाइड है, कि 8 एक्स इंडियन नेवल पर्सनल, ये सर्विंग थे या रिटायर्ड थे, गालिबन कुछ कह रहे हैं कि सर्विंग थे और कुछ कह रहे हैं कि रिटायर्ड थे। बहरहाल 8 एक्स इंडियन नेवी पर्सनल सेंटेंस टू डेथ इन कतर, न्यू दिल्ली सेज डीपली शॉक्ड। अच्छा, फिर एनडीटीवी कह रहा है कि 8 नेवी वेटरन्स सेंटेंस टू डेथ इन कतर, दे कमांडेड वॉरशिप्स। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये जो कर रहे थे, जो जासूसी हो रही थी, वो जासूसी हो रही थी इसराइल के लिए। सही। और ये इसराइल के न्यूज़पेपर्स ने, ये इसराइल 24, अगर हम 13 स्लाइड दिखाएं तो उस वक्त उन्होंने, जब ये अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 इंडियन जो हैं एलिजिबली स्पाइंग फॉर इसराइल अरेस्टेड इन कतर। यानी इशू ये है सारा कि कतर में आप इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे इंडिया के वेटरन्स। तो ये अब वहाँ जो सज़ाए मौत सुनाई गई, रॉयटर्स ये खबर दे रहा है 10 स्लाइड, कतर कोर्ट हैंड्स डाउन डेथ पेनल्टी वर्डिक्ट फॉर 8 इंडियंस। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया। तो ये मेरा ख्याल है कि एक मज़ीद तलखी पैदा हुई है, क्योंकि सेंसिटिव पोजीशंस पे बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस काम करते हैं। इस तरह का कोई वाक़या अगर हो जाता है, वो सब मुतासर होते हैं उससे, यानी सारा डायस्पोरा जितना भी है वो मुतासर होता है। तो ये अब वहाँ पे भेजा। अच्छा, ये भी जाहिर है कि हुकूमत को ही जासूसी कर रहे होंगे ना, वहाँ गए नेवल ऑफिसर्स, तो फिर वहाँ पे हुकूमत को ही बता रहे थे या इसराइल को दे रहे थे, तो जाहिर है गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, उन्होंने सज़ाए मौत सुना दी। ये दूसरा बड़ा वाक़या है जो बहुत ही इस वक्त मज़ीद मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को गंभीर बना के कतर की पोजीशन आप देखें इस वक्त, अगर कतर ये यरगमाली छोड़ा रहा है, कतर जो है ये अमेरिका के साथ ये कतर सारे मामला डील कर रहा है। कतर ने जो मतलब कतर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, हर मुल्क की इंपॉर्टेंस है, टर्की की, कतर की, जो है वो यूएई की, तो सऊदी अरेबिया की। तो ये मुल्क इस वक्त जो है, इस वक्त आज का दिन उन्होंने चुना कि इसराइल के लिए जासूसी करने पे 8 लोगों को उन्होंने सज़ाए मौत सुना दी, जो उनके नेवल ऑफिसर्स रहे हैं, और सीनियर नेवल ऑफिसर्स, कैप्टन और कमांडर और ये सब सारे। अच्छा, ये अब तो ये तो एक बात होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक और शख्सियत, एक तो ये दौरा इधर का हो रहा है इस वक्त, ये अब जो भी कुछ होना है ना इस गजा में, ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। उसकी वजह ये है, थॉमस फ्रीडमैन एक तो बड़े हमारे ज़बरदस्त कोलीग भी रहे हैं, और वो बड़े अरसे से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने आज न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा खूबसूरत एक ऑपरेड लिखा है। वो उनका जो है ये 26, वो कह रहे हैं 6 दिन की जंग से, 6 रोज़ा जंग से लेके 6 फ्रंट वॉर, ये 6 फ्रंट वॉर होगी। ये इसराइल अगर ये वॉर छेड़ेगा तो 6 फ्रंट्स खुलेंगे उसके, कम से कम। एक फ्रंट अंदर से होगा, एक फ्रंट रीजनल होगा, एक मगरबी किनारे से होगा, एक लेबनान से होगा, एक सीरिया से होगा, ये सारे एक जोड़े उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न, फिर ये कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो पूरी दुनिया की राय अम्मा इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ है। तो वो एक उन्होंने कहा है कि ये फ्रॉम 6 डे वॉर टू 6 फ्रंट वॉर,
अच्छा, इसमें जो है ये मैं आपको बताऊं कि अब ये इतना सेंसिटिव मामला है कतर के लिए। ये अगर हम 16वीं स्लाइड दिखा सकें ना 2017 में, इस पे हमने डिस्कस किया था। तो ये बड़ा कतर के लिए बड़ी एक सेंसिटिव थी ये ना, कि कतर ने जब 5 बिलियन यूरोस की नेवी बेसेस की डील की थी इटली के साथ, तो कतर बड़ा था कि जी हम अपने, और अभी भी यकीनन उन्होंने कैच किया। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने एक नेवी वेसल्स की डील की वहाँ पे, और उस डील को जो है वो ख़राब करने के लिए उसमें जो है वो ये पहुँच गए वहाँ जाके। और ये फोर्ब्स को देखें अगर, ये 17वीं स्लाइड, कतर टू एक्वायर सबमरीन्स न्यू ट्विस्ट इन गल्फ स्टेट बिग नेवल एक्सपेंशन। अब ये जो अपनी नेवी सारी कर रहे थे, तो वहाँ पे इन्होंने जासूसी करके इसराइल के लिए। अल अरबिया, अब ये सऊदी अरेबिया से खबर दे रहा है, कतर कोर्ट अनाउंसेस डेथ पेनल्टी वर्डिक्ट फॉर 8 इंडियंस फॉर स्पाइंग चार्जेस। अब मुझे ये बताया ना कि ये क्या, इसका क्या मैसेज इस वक्त जा रहा है? कोई मैसेज अच्छा तो नहीं है। एक दौरा जो है वो और होने वाला है आज या कल में, वो महमूद अब्बास का दौरा हो रहा है, और महमूद अब्बास जा रहे हैं पुतिन से मिलने। महमूद अब्बास जिन्होंने इनकार कर दिया था मिलने से प्रेसिडेंट बाइडेन से, शाह अब्दुल्ला और जनरल रिटायर्ड सीसी जो कि इजिप्शियन प्रेसिडेंट है उनके साथ, वो जा रहे हैं दोबारा। ईरान के वजीर खारजा भी और चाइना के भी, और यकीनन चाइना के जो वजीर खारजा हैं वो वहाँ पर बात करेंगे फ़लस्तीन से रिलेटेड। देखिए यहाँ तक तो बात आ गई ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि एक तो जंग रोकी, उन्होंने कहा जंग रोको अभी। ये लारा लप्पा देके इनको नतन्याहू और ज़ेलेंस्की एक ही इस वक्त खाते में खड़े हुए हैं। और ये बात मैं पहले कहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका किसी सूरत, एक तो हाँ ये इंगेज अपने आप को रखेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, कि इतने सारे लोग एक साथ देखें। पहले यूरोप के मसले पे सऊदी अरेबिया की तरफ से ना हुई थी, यूएई की तरफ से ऑयल पे, अब पूरे मुसलमान दुनिया, और मुसलमान दुनिया भी क्या, बाकी दुनिया भी सारी की सारी, ये तो बात ये सारी कि एक तो अमेरिका जो है उसने वो ये इसी दौरे के दौरान यहाँ तक तो बात वो ले गए थे ना कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के ऊपर करारदाद पेश की। उन्होंने कहा नहीं, इसको वीटो किया, उन्होंने कहा सीज फायर भी डालें, कंप्लीट सीज फायर होना चाहिए। साथ ही 2 स्टेट सोल्यूशन के बाद बाइडेन ने कर दी मिलने से पहले चाइना। मेरा ख्याल है कि अमेरिका इसमें क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिका अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकता। सऊदी देखिए MBS खड़े सामने, MBS अमीर कतर। अच्छा, उधर हमास वाले कह रहे हैं कि बॉम्बिंग इन्होंने जो की है कल रात को, तो 50 यरगमाली मर गए। यरगमाली जो 200 और 250 थे, जो जितने भी थे, उन्होंने कहा उसमें 50 मर गए। इसराइल ने खुद मार दिए। ये उन जगहों पे बमबारी कर रहे हैं जहां पर इनके अपने यरगमाली थे, और वो अगर मर गए तो हमने नहीं मारे, वो ये इनकी बमबारी से मारे। इसराइल को मजीद गालियां पड़ रही हैं, मजीद गालियां पड़ रही हैं कि बमबारी करना बंद करो। अच्छा, घर वाले उनके या जो फैमिलीज हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ कि ये तो बॉम्बिंग क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा कि 50 लोग मर गए, इसमें तो बॉम्बिंग रोको। तो ये नेतन्याहू, मेरा ख्याल है, एक तो वैसे ही ये जो खासतौर पे बात की है ना आज बाइडेन ने कि जी एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स, ये एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स कौन है? ये इनकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये इनके मिनिस्टर्स हैं। ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जो बैठी है आके, इसको यूएई भी मना कर रहा था कि ना बनाओ इसको, सऊदी अरेबिया, इसको अमेरिका, सारे लोग कह रहे थे कि मत बनाओ इस हुकूमत को। लेकिन इन्होंने इंतहा पसंद बीबी नेतन्याहू को भी जो चढ़ा हुआ था, उन्होंने इंतहा पसंद हुकूमत एक राइट विंगर्स की बनाई, और सब पूरी दुनिया का उन्होंने सत्यानाश इसमें कर दिया। और आखिर में बाइडेन कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स को मना करो और 2 स्टेट सोल्यूशन। अब ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे अब मामला आगे चलेगा, यानी अब सीज फायर होगा तो फलस्तीनी भी ऐसे तो नहीं ना कि हमें लारा लप्पा देके तो अच्छा जी आप कल को फिर निकल जाएंगे। वो भी पक्का, पूरा पक्का काम करवाएंगे कि ये 2 स्टेट सोल्यूशन कैसे होगा, कब होगा, कहां से होगा, इसमें रशिया गारंटर होगा। चाइना को तो ब्लिंकन ने कॉल की थी कि आप बराए करम हमारी मदद करें मिडिल ईस्ट के अंदर आके। तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 24-48 घंटों में क्लियर हो जाएगा। और ईरान के वजीर खारजा का अमेरिका में होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेरा नहीं ख्याल के साथ मामूली समझना चाहिए। ठीक है, रुक सा ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर अगले चंद घंटों में ये फैसला हो जाएगा, अगर गजा में ज़मीनी हमला होता है तो मज़ीद शहादतें होती हैं या आलमी कुव्वतें फैसला नहीं, मेरा ख्याल है जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास अभी चल रहा है, इसमें अभी इस वक्त जो फ़लस्तीनी मंदूब हैं वो खिताब कर रहे हैं, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे पहुँचे हैं, चाइना के वज़ीर ख़ारजा भी हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से इससे जो कल करारदादें वीटो हुई हैं ना, वो इसलिए हुई हैं कि उसमें उन्होंने इसराइल सेल्फ डिफेंस और ह्यूमैनिटेरियन, साथ प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने रवैये में वो लचक लेकर आए हैं। ये जो सिचुएशन है ना ये मिडिल ईस्ट की,
ये सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन का इशू नहीं, ये पूरे अमेरिका, पूरी दुनिया का ये इशू है। ये मसला हाथ से निकल रहा है और वो कहते हैं ना, इस लोगों को बांध के रखा हुआ है, बांध के नहीं, बड़े ये हिजबुल्लाह और ये सारे लोग जितने मुसलमान मुल्क, काफ़ी अवाम, और बिल्कुल वो देख रहे हैं कि भाई ये शहादतें हो रही हैं बच्चों, अब रोक के बैठे हुए हैं अपने आप को सारे। एक दफ़ा ये ज़रा सा मामला हाथ से निकल गया तो किसी के हाथ में नहीं रहेगा। और ये माइक जॉनसन वहाँ पे 4 दफ़ा कोशिशें हुई हैं, लेकिन उसके बाद वो माइक जॉनसन जो हैं वो स्पीकर इलेक्ट हुए हैं। मैकार्थी को गए हुए मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते हो गए हैं। और ये ट्रंप के अलाए हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रंप के साथ ये उनके करीबी हैं। वो जनाब स्पीकर बन गए वहाँ पे कांग्रेस के। तो बात ये सारी कि वो अब उसने वो पैसे मंजूर करने थे इसराइल के और यूक्रेन के, वो कब होंगे कब नहीं होंगे क्या, मेरे ख्याल से करारदाद इसके ऊपर, क्योंकि रशिया ने और चाइना ने वीटो इस बात की कि आपने जो है वो इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड करके सेल्फ डिफेंस रखा हुआ था। तो उधर से अमेरिका, उधर से उनको नहीं मिले। लेकिन अब ये जो मामला हो रहा है, चाइना के वजीर खारजा भी और बाकी दुनिया भी सारी वहाँ पे, अब मेरे ख्याल से कोई ऐसी करारदाद इनको ड्राफ्ट करनी पड़ेगी जिसके ऊपर इमीडिएट सीज फायर हो और ये इमदाद यहाँ से खोली जाए। और उसके बाद लेकिन साथ ही है कि वो जो यरगमाली हैं वो रिहा हो, लेकिन उसके साथ ही फिर उनकी एक शराइत होंगी। वो एक शराइत अपनी हमास भी रखेंगी, हमास अपनी शराइत रखेगी। उसमें कम से कम तो ये है जिसपे मान गए इसराइली, एक खबर के तौर पे आपको बताएं, इसराइली मान गए हैं कि हम जेलों से 6000 बंदे छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि जिसमें मरवान बगौती भी हैं और इस पे तो वो एग्री कर गए हैं, लेकिन यह है कि पब्लिकली वो भी नहीं मान रहे इसको। वो खामोशी से किस्तों में आराम से करने के, लेकिन हमास शायद उसको पहले करवाना चाह रही है। ये जो भी मामला तय होते हैं, लेकिन वो कैदियों पे तो रिहा हो गए। असल जो मामला है वो ये है कि ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने की है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है 2 स्टेट सोल्यूशन। चाइना तो कह चुका है, मुसलमान मुल्कों की पोजीशन यही है, पाकिस्तान समेत, सऊदी अरेबिया समेत। अब जनाब प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन और ये एक्सट्रीमिस्ट सेटलर्स जो कर रहे हैं इनको रोको। किसको कह रहे हैं कि रोको? ये, और ये हैं कौन? ये उनके मिनिस्टर्स हैं, ये उन्के वजीर हैं जो घुस जाते हैं कभी मुंह उठा के मस्जिद अक्सा के अंदर, और कभी जो है वो बेरुमती कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं वहाँ पे। ये अब सेटलमेंट, और उन्होंने क्या कहा कि सेटलमेंट जब तय हो चुका था कि सेटलमेंट फलस्तीनी इलाके तो कैसी बनी, यानी तो सेटलमेंट को गिराएं। अमेरिका ये अगर कह रहा है, ये अगर पूरा बयान आप देखें उनका, वो कह रहे हैं कि जी आप कैसे, जब ये तय हो चुका था, उस लाइन को दोबारा देखें जो लाइन एंथनी एल्बनीज़ के साथ उन्होंने की है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने बात की है। वो कहते हैं कि अब कैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये तय हो चुका था कि ये फ़लस्तीनी इलाके हैं तो आपने यहाँ पर सेटलमेंट क्यों बनाई। अच्छा, ये जो जुमला है इसका मतलब ये है कि अमेरिका क्या इस बात को आगे कर रहा है या ये बात चाह रहा है कि भाई ये जो है ये सेटलमेंट्स भी ख़त्म हो, क्योंकि सेटलमेंट्स बना दी ना। 2 स्टेट सोल्यूशन का क्या खाक बनना था जब दूसरी जो फ़लस्तीनी रियासत थी उनकी जगहों पे आपने सेटलमेंट्स ही बना दी, इधर भी बना दी उधर भी बना दी गज़ा, तो फिर वो 2 रियासत। तो यहाँ पर अब पूरी दुनिया एक कोई परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएगी, ठीक है। या प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग और ये सारे जिम्मेदारी लेंगे कि हम गारंटर्स हैं, या अमेरिका चाइना को गारंटर बनाएगा कि जी आप यहाँ पे 2 स्टेट बना के दें इनको। और चाइना को तसव्वुर भी नहीं, मतलब अमेरिका खामोश होकर बैठ जाए, नेतन्याहू की छींक नहीं मार सकता। नेतन्याहू बाइडेन ने पकड़ के पड़ा हुआ पहले से, उसको हिलने जुलने नहीं दे रहा और रात को शहीद करके चला जाता है। तो बात ये सारी है कि ये एक तो सेटलमेंट्स की बात, दूसरा 2 स्टेट सोल्यूशन, तीसरा जो है वो ये कि ये अब इसके बाद, क्योंकि अब देखें 2 करारदादें बैक टू बैक कल अक़वाम मुत्तहिदा में, उधर उन्होंने वीटो की, उधर हुई। अब ये हो नहीं सकता, ये फिर अक़वाम मुत्तहिदा को बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के आप देखें कि सेक्रेटरी जनरल कह रहे रिजाइन करें, उनके मत्थे लग गए थे। तो ये तो बिल्कुल इस वक्त एक अजीब से, और फिर कह रहे हैं मैं फेल हुआ, जंग खत्म होती है तो मेरे ऊपर मुकदमा। ये तो जंगी जराइम के अंदर इनके लोगों को, बहुत सारे लोगों का ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इशू ये कि उससे पहले सीज फायर, और सीज फायर के साथ ही वो जो यरगमाली रहा, उनकी बाकी जो भी कंडीशंस हैं इनके साथ हमास की तय होती हैं, जो भी कतर जिसमें इन्वॉल्व है यरगमाल, और ये इमदाद रवाना हो। वरना अगर अगले 24-48 घंटों में मामला हल नहीं हुआ तो ये फिर सबके हाथ से निकल जाएगा, फिर ये सबके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि ये जो टैंक्स दाखिल हुए हैं ना ज़मीनी, दिखाने के लिए सिर्फ दाखिल होकर बाहर निकल आए हैं, लेकिन दाखिल हुए हैं ज़मीनी, हाँ वो दिखाया है इन्होंने कि हम दाखिल हुए हैं। और उसके नतीजे में उससे थोड़ी देर और बॉम्बिंग भी कर रहे थे, टैंक भी दाखिल हुए। हमास ने कहा कि 50 बंदे मर गए इनकी इन हरकतों की वजह से।
जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।